आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीचटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं टीचटी हिंदी का 2009 का प्रश्न पत्र हल। और इस प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। तो सही आरोही क्रम में आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 1 सही आरोही क्रम में चयन करना है और देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न का हल। इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही विकल्प दिया गया है, इसको देख लेते हैं कैसे। छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से 1936 ईस्वी, प्रगतिवाद की समय सीमा 1937 से 1943 ईस्वी और प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1953 ईस्वी, जबकि नई कविता की समय सीमा 1953 से अब तक है। तो साथियों इस हिसाब से इसका सही विकल्प 3 है। अगला प्रश्न है कि रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि साहित्य सीकर, रसज्ञ रंजन और कालिदास एवं उनकी कविता जैसी रचनाएं करने वाले रचनाकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो विकल्प इसका 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं कितने भागों में प्रकाशित हुई थी। तो आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वह 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग जो है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, जबकि नीड़ का निर्माण फिर दूसरा भाग 1970 ईस्वी और तीसरा भाग 1977 ईस्वी में बसेरे से दूर तथा चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न संख्या 4 है कि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने इंदुमती को चुना होगा। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई यह कहानी है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जबकि नाचकेत उपाख्यान सदल मिश्र की रचना है, रानी केतकी की कहानी इंसाल्ला खां की रचना है और यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी की रचना है। आगे अगला प्रश्न है कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम आपको बताना है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पद्म सिंह शर्मा के रचनाकार क्षमा करें की रचना इसमें कौन सी है यह आपको बताना है। तो आप पद्म से पद्म पराग याद रखिएगा। विकल्प 1 के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। पद के साथ ही महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है। रेखा और रंग विनय मोहन आचार्य विनय मोहन शर्मा की रचना है, जबकि 10 तस्वीरें आत्मकथा विधा की रचना क्षमा करें 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है। तो वाच्यार्थ प्रकट जहां होगा वहां पर अविधा शब्द शक्ति होगी और व्यंग्यार्थ जहां प्रकट होगा वहां व्यंजना होगी और लक्ष्यार्थ जहां प्रकट होगा वह लक्षणा होगी। अगला प्रश्न, सही युग्म चिन्हित करना है इसमें से। तो इसमें से जो है वैदर्भी रीत के संदर्भ में एक कथन है
विश्वनाथ का कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका, तो इस हिसाब से जो है आपने अगर सेलेक्ट कर लिया वैदर्भी के साथ माधुर्य विकल्प 1 को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही आपने रति दिया होगा। और आप जानते हैं कि जो है हास्य रस का जो हास होता है यह हास्य रस का होता है, जबकि उत्साह जो है यह वीर रस का स्थायी भाव होता है और शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति व्याख्या है इसकी। अगला प्रश्न, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? और इसका अगर जवाब आपने मुख्यतः 2 भेद चुना है तो बिल्कुल राइट, कायिक और सात्विक। विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में सही कथन आपको चुनना है और इसमें जो है अगर आपने य और व ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती हैं विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता इसमें अगर देखा जाए तो यह सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। एक ध्वनि के लिए एक संकेत ही इसकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह आपको बताना है और कर्ता ने कर्म को चिन्ह के लिए सेलेक्ट किया विकल्प 4 आपने, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि अनुष्टुप है। तो अनुष्टुप जो है यह एक प्रकार का छंद होता है। इसमें जो है 32 वर्ण होते हैं, 32 वर्णों का एक छंद होता है और 8-8 वर्णों के 4 पद होते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। प्रश्न संख्या 14 में शुद्ध वाक्य चयनित करिए फटाफट। तो मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्य धन अन्य मिलाकर के अन्याय बनेगा। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है? शिशुपाल वध का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने मार्क को चुना होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि श्रीहर्ष का ग्रंथ इसमें से कौन सा है? तो श्रीहर्ष द्वारा लिखा गया ग्रंथ इसमें आपको बताना है और प्रश्न संख्या 17 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है नैष्ठी चरितम, तो नैषध काव्य विकल्प 2 को, तो राइट आंसर है आपका। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है, मेघदूतम कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है गंगा धन उदकम यह स्वर संधि का उदाहरण है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वस्थस्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? और जवाब में अगर आपने स्वस्थ धन अस्तु चुना है तो विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन युग्मों में कौन सा सही युग्म नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो
राम लक्ष्मणों में अव्ययी भाव समास नहीं होगा। राम और लक्ष्मण यह अव्ययी भाव का समास नहीं है। विकल्प जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, और से जब विग्रह होता है तो क्या होता है, वहां द्वंद्व समास होता है। रामच लक्ष्मण। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य का रचनाकार अगर आपने चंद्रवरदाई को चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। और विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास अगर हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि देव कवि किस जिले के थे। तो देव कवि का जिला जो है वह इटावा है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। और इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुगली करना विकल्प 3 चुना होगा। अगला प्रश्न है कि अलौकिक शब्द का शुद्ध शब्द क्या बनेगा। और इसका शुद्ध रूप अगर विकल्प आपने अलौकिक चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नई कविता के प्रवर्तक कौन थे। तो नई कविता का प्रवर्तक अगर आपने चुन लिया है विकल्प 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं। तो घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प 3 ब्रज भाषा चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा। अतिथि शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया आगंतुक तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आजन्म में समास कौन सा है। और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आपने अव्ययी भाव दिया होगा तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होती है। विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम शब्द का खष्टी एक वचन रूप क्या बनेगा। और विकल्प आपने 2 रामस्य चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या बनेगा। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प 2 पठस चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 33 का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प 4 चुना होगा, विद्रोह करना। अगला प्रश्न है कि नीमा किस कवि की माता का नाम था। नीरू और नीमा नाम के दंपति जुलाहे ने कबीरदास का लालन पालन किया था तो विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। तो इसमें जो है बघेली जो है यह पश्चिमी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है तो विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नुहुस नाटक के नाटककार कौन है। तो देखिए नुहुस नाटक गोपाल चंद्र द्वारा लिखा गया है। जब नाटक की बात की जाएगी तो गोपाल चंद्र के द्वारा है। और नुहुस एक काव्य भी है जो गुप्त जी का है। अगला प्रश्न, तिरंगा में कौन सा समास है। तो भैया संख्यावाची शब्द से तुरंत द्विगु समास पर आ जाइए। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कांड कितने हैं। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बाल कांड, अरण्य कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अगला प्रश्न, अगला है कि भाग्यवंती उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो भाग्यवंती जो है सुदर्शन की रचना है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि
अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो यह भी बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा मलिक मोहम्मद जैसी को। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न साथी, अगला प्रश्न है कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा विकल्प 2 ऊंची दुकान फीका पकवान। विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? और इस प्रश्न का जवाब पुर्तगाली अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है सुख सागर की रचना किसने की है? सुख सागर के रचनाकार सदा सुखलाल हैं। सुख सागर, सुख से याद रखिएगा सुखलाल। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की है। प्रेम सागर की रचना की है लल्लू लाल ने। अगला प्रश्न, कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है? तो कोणार्क और शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन जैसे नाटकों की रचना करने वाले नाटककार जगदीश चंद्र माथुर हैं। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वैराग संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग संदीपनी तुलसीदास की रचना है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प 2 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, उस समय श्याम सुंदर दास इसके संपादक थे, जो बाद में 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? तो और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? और इस प्रश्न का जवाब अगर माखनलाल चतुर्वेदी आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें विकल्प दिया नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला, यहाँ पे माखनलाल होना चाहिए, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्या में दिया है कि राष्ट्रीय काव्य धारा के माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक कौन हैं? तो शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है बाल मुकुंद गुप्त को तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 51 का आपने अगर राइट आंसर चुन लिया है रूपक तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव होता है? तो विस्मय या आश्चर्य जो है यह स्थायी भाव होता है रौद्र रस, क्षमा करें, अद्भुत रस का। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। रौद्र रस का स्थायी भाव तो क्रोध होता है, हास्य का हास होता है, वीर रस का उत्साह होता है। अगला प्रश्न है कि मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो मालती माधव कृति का रचनाकार आपने भवभूति को चुना तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि जो तुम्हारे अनुशासन पावों कंदुक यु ब्राह्मण उठाओ कांचे घट जिमी डारों फेरी असकौ मेरु मूलक जिमी तोरी। इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर क्रोध की बात की जा रही है, रौद्र रस है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 55।
प्रश्न संख्या 55 है कि वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता। विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है और विकल्प 4 इसमें शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न, इत्यादि का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इत्यादि में जो है इति धन आदि, विकल्प 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, कौन सा गुण है इसमें। और माधुर्य गुण अगर आपने चुना तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तेजोमय का संधि विच्छेद आपको बताना है और तेजा धनमय, विकल्प 3 इसका चुना आपने तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है। तो हरिश्चंद्र में व्यंजन संधि है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है। तो लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, और अर्थात गणेश बहुब्री समास का उदाहरण है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। तो जलज, पंकज, सरोज, कमल का है पुष्प, फूल, सुमन, यह भी सही है। सरस्वती का गिरा, भारती वाणी, यह भी सही है। लेकिन विकल्प इसमें जो है सूर्य का जो पर्यायवाची याम, वासर, दिवस, ये सब दिन के पर्यायवाची हैं। तो विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपव्यय शब्द का विलोम आपको बताना है। अपव्यय शब्द का विलोम मितव्यय आपने सेलेक्ट किया तो तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है और इसका जवाब आपने मौज करना सेलेक्ट कर लिया तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रघुवंशम किसकी रचना है। तो रघुवंशम कृति का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने कालिदास विकल्प 3 चुन लिया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प 1 रमास तो राइट आंसर के साथ है। निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता भित। तो इसमें जो है अगर आपने जवाब 2 चुना केशवदास तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम आपको बताना है। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ होता है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भेज्ञ, सभिज्ञ और सुभिज्ञ ये सब इसी के पर्याय हैं। अगला प्रश्न, रीतकाल का समय आपको बताना है और रीतकाल का समय मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा। विकल्प इसमें विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक, विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कनक कनकते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकार, वाह पाए बहुराय जग वाह खाए बहुराय। इसमें अलंकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने यमक ही चुना होगा, विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और बहुत रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न कि सखी नील नभस्सर से निकला या हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौत एक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया शांग रूपक
तो विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सही युग्म का चयन करना है आपको। तो इसमें विकल्प एक आपका पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली या कौरवी, विकल्प एक सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है। तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही आती है। अवधी विकल्प दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कामायनी की भाषा कौन सी है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने खड़ी बोली चुना तो विकल्प चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आएगी। तो इसमें अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प एक अंधेर नगरी को तो राइट आंसर हो जाएगा। अंधेर नगरी जो है इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। 1882 ईस्वी इसका रचना काल है। त्याग पत्र धर्मवीर भारती की रचना है। 1937 ईस्वी इसका रचना काल है। आत्मने पद 1960 ईस्वी की रचना है। गे इसके रचनाकार हैं। और तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र की रचना है। 1957 ईस्वी इसका रचना काल है। तो विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा में प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, निम्नांकित यह कथन किसका है। इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आचार्य शुक्ल चुना आपने तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ के लेखकों का नाम इसमें आपको बताना है। तो मिश्र बंधु विनोद में आप जानते हैं कि मिश्र बंधु विनोद लिखने वाले हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो विकल्प इसका राइट आंसर दो हो जाएगा। अगला प्रश्न, है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। इसका आपको जवाब बताना है। तो दिए गए विकल्पों में ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है रैदास की पंक्ति है, जबकि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो विकल्प चार इसका राइट आंसर होगा। यह गलत जवाब है, गलत कथन है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है। तो भाषा भूषण केशवदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न, यह जसवंत सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या निर्धारित की है। तो जवाब हो जाएगा 1925 से जो है 1950 तक विक्रमी संवत, 1925 से 1950 तक का विक्रमी संवत। विकल्प दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध चुनकर के आपने सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, रत्नाकर शब्द किस कवि के लिए जुड़ा है। और जवाब में अगर जगन्नाथ दास को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है। और जवाब में मैथिली शरण गुप्त आपने दिया होगा तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, इसका संस्कृत अनुवाद बताना है। तो जवाब हो जाएगा मार्गम उभयतः वृक्षम
दंती, विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वीरांगना उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो वीरांगना राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उत्साह शब्द का विशेषण उत्साहित होगा, विकल्प दो इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मोहन से चला नहीं जाता, इसमें वाच्य जो है वह भाववाच्य है, विकल्प दो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होगा? तो यहाँ पर जो है कक्षा नहीं ली यानी निषेध वाचक वाक्य आपका बनेगा निषेधात्मक वाक्य, विकल्प दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, विकल्प एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें पताका शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा नहीं है? तो प्रस्तर जो है या पहाड़ पत्थर का पर्यायवाची है, विकल्प तीन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या बनेगा? तो रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ रस्सी होता है, विकल्प तीन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? और अधीर शब्द आपने बताया, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आवरण का विलोम क्या बनेगा? तो आवरण का विलोम अनावरण बनेगा, विकल्प एक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो हनुमान शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें जो है कौन सा नहीं है? तो जवाब हो जाएगा राम भक्त, विकल्प एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा राजस्थानी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कर्मधारय समास आपको बताना है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? और प्रश्न संख्या 101 का जवाब आपने नीलोत्पलम चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में समास अगर आपने तत्पुरुष चुना है, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? और इस प्रश्न का जवाब अगर विकल्प 4 आपने पद लालित्यम दंडी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह काव्य का वह गुण जो चित्त को तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? तो जहां पर तेज और स्फूर्ति का संचार होगा वहां पर ओज गुण होगा, विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तरु रिपु रिपुधरि देख के विरहीनति अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें जो है क्लिष्टत्व दोष आएगा, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा परियति हो, कौन सा छंद कहा जाएगा? तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प एक रोला छंद। अगला प्रश्न है कि रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन को फेर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा दोहा छंद, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में दोहा, क्षमा करें। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में आयोजित 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने मुंशी प्रेमचंद्र को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है।
अगला प्रश्न है कि विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक इसमें कौन है, और जवाब में अगर आराम मिला शर्मा को आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, भाषा, साहित्य और संस्कृति आदि इनकी प्रमुख समीक्षात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है, और जवाब में आपने मन्नू भंडारी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इसमें रणधीर प्रेम मोहिनी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की, और जयशंकर प्रसाद आपने उत्तर दिया तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द आपको बताना है, और अभूतपूर्व आपने सेलेक्ट किया तो विकल्प 2 इसका राइट आंसर। आंखों की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आंखों की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ होगा आपका अप्रिय लगना, विकल्प 1 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला लेखिका कौन है, तो जवाब हो जाएगा बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न है कि गमन का विलोम आपको बताना है, तो गमन का आगमन विलोम होगा, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया, और जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो हिंदी का प्रथम कवि सराफा है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी के पहले कवि सराफा हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया बीसल देव रासो को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बीसल देव रासो प्रेम काव्य है, एक नरपति नाल द्वारा लिखा गया है, और यह जगनिक की रचना है, यह भट्ट केदार की रचना है, और यह चंद्रवरदाई की रचना है। अगला प्रश्न, अष्टचाप के प्रमुख कवियों में नंददास किसके शिष्य थे, तो अष्टचाप के प्रमुख कवियों में नंददास जो हैं वह विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, विट्ठलनाथ के, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति के ग्रंथों की संख्या कुल कितनी है, तो जवाब हो जाएगा इसमें विद्यापति के कुल 14 ग्रंथ हैं, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रेरणा नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्रेरणा नामक कहानी लिखने वाले रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि धूमिल को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जवाब हो जाएगा उनको 1969 ईस्वी में मरणोपरांत उनकी रचना कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है, तो बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। से संबंधित जैसे रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी आदि से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है अथवा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को 100% सही हल करने का प्रयास करेंगे, और प्रयास करिएगा कि एक बार 2 बार हल करके इसको 100% सही हल करिए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप अपने वर्चस्व को स्थापित कर सकें। तो साथियों, बिना समय गवाए आज की पाठचर्या को प्रारंभ करने की अनुमति चाहेंगे, लेकिन प्रारंभ करने के लिए आपको अनुमति देने के लिए करना है वीडियो को फटाफट लाइक और दोस्तों में शेयर, और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी करेंगे प्रेस, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, इसका आपको जवाब बताना है। आवारा मसीहा जीवनी के जीवनीकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और उत्तर में अगर आपने
आवारा मसीहा जीवनी जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। बी विकल्प को अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। शरद चंद्र जी की जीवनी आवारा मसीहा नाम से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ और दूसरा प्रश्न है कि मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के जीवनीकार कविराज गोपीनाथ हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर है और यह टीजीटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न साथियों बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जो जीवनी है उसका नाम क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने श्री गांधी चुना होगा, तो भैया बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की, इसका आपको जवाब बताना है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचनाकार अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी नाम से किसने लिखा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने रामचंद्र वर्मा चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला परीक्षाओं में प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब भी आप सही ही देंगे। कलम का सिपाही, तो आप जानते हैं कि उपन्यास सम्राट कलम के सिपाही हैं। यह प्रेमचंद्र की जीवनी है और इसके लेखक कौन है यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक अमृत राय हैं, उनके पुत्र थे प्रेमचंद्र के। अमृत राय द्वारा कलम का सिपाही नाम से मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी लिखी गई है। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें साथियों आपको सूची मिलान करना है रचनाओं को रचनाकारों के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, रसीदी टिकट, अमृता प्रीतम और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखी गई रचना है। तो आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने सही सुमेलित किया होगा। तो विकल्प इसका क्या बनेगा, विकल्प बनेगा 4 के बाद 2 और 2 के बाद 1 और 1 के बाद 3, 4 2 1 3, यानी विकल्प सी इसका राइट आंसर है। और यह पीटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न साथियों, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 8 का जवाब अगर आपने चुन लिया है विष्णुचंद्र शर्मा विकल्प ए को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लेखक जीवनी का लेखक नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 9 का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा अज्ञेय जी को, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है, इसका आपको जवाब बताना है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है और उसको लिखने वाले हैं अमृत राय। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसकी जीवनी है पूछा जा रहा है, तो प्रेमचंद्र की जीवनी है। किसने लिखा है, तो अमृत राय ने लिखा है। तो इस प्रश्न का जवाब विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि अर्ध कथानक नामक कृति किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आत्मकथा चुना है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई जो है पहली जो है आत्मकथा कौन सी है, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था अर्ध कथानक, जो कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है और टीजीटी 2001 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन तक किसकी आत्मकथा है। दलित विमर्श के प्रसिद्ध रचनाकार अगर माता प्रसाद का जवाब आपने चुना है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला
मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के रचनाकार आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने राहुल सांकृत्यायन को चुन लिया है तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा इसमें से कौन सी है, तो यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या बोलूं क्या याद करूं, जबकि मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है। तो 15 का विकल्प बी अगर आपने चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि यशपाल द्वारा लिखी गई इसमें से आत्मकथा कौन सी है, तो मुझे उम्मीद है कि देखिए यह वियोग हरी की है, यह हरिवंश राय बच्चन की है और यह राहुल सांकृत्यायन की है। जबकि विकल्प बी आपका जो है सिंहावलोकन चुना, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन है। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं, तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में विभक्त है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंड में विभक्त है, इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने 3 खंड बता करके विकल्प बी चुना होगा, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई प्रतिनिधि गद्य कृति है, इसका आपको जवाब बताना है। अभी इस पर चर्चा हो रही थी कि क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा विधा की रचना है। विकल्प डी के साथ अगर आप हैं तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने अर्धकथानक को चुना होगा। तो यह यात्रा साहित्य है, यह जीवनी साहित्य है और यह इतिहास है, क्षमा करें उपन्यास है। तो इसका विकल्प सी अगर आपने चुना अर्धकथानक को, तो राइट आंसर के साथ आप। यह निर्मल वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने यशपाल को चुना होगा, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और कस्तूरी कुंडल वसे किसकी आत्मकथा है, कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा के रचनाकार आपने मैत्रेयी पुष्पा को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब चुना है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है, तो हिंदी के दलित साहित्य में पहली आत्मकथा लिखने का श्रेय जाता है मोहनदास नैमिषराय को अपने अपने पिंजरे। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई अपनी आत्मकथा जो है उसका नाम क्या है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा तरुण के स्वप्न विकल्प ए को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 25 का अगर राइट आंसर आपने इन विकल्पों को छोड़ करके तुलसीराम विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 26, यादों की बारात किसकी रचना है, फटाफट उत्तर सेलेक्ट करिएगा। और मुझे उम्मीद है यह प्रश्न देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली केवीएस और जो है पीएचडी का पूछा गया प्रश्न है 2015 का। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने जोश मलिहाबादी सी विकल्प को चुना है, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया अब मैं नाचियों बहुत गोपाल विकल्प सी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि गालिब छोटी शराब किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। गालिब छोटी शराब इस आत्मकथा के आत्मकथाकार कौन है, और मुझे उम्मीद है कि इन विकल्पों को छोड़ करके आपने रविंद्र कालिया विकल्प डी को चुना होगा, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है, तो चेखव एक इंटरव्यू रचना के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है
राजेंद्र यादव, विकल्प बी को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट इसमें से किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा अमृता प्रियतम को, तो ये विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है। फटाफट उत्तर ट्रैक करिए आप लोग। तिरस्कृत आत्मकथा के रचनाकार कौन है? और दलित विमर्श के चर्चित रचनाकार सूरजपाल चौहान को अगर आपने चुना है तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथात्मक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो बड़ा ही आसान सा इसका जवाब होगा और इस प्रश्न का जवाब हरिवंश राय बच्चन देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पद्म सिंह शर्मा की रचना इसमें से कौन सी है? और पहला रेखा चित्र आपने पद्म पराग को चुन करके ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पद्म सिंह शर्मा और पद्म तुरंत आप जो है जोड़ लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा और भूलेगा कभी नहीं। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रेखा चित्र चुना तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लाल तारा किसकी कृति है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर अगर आपने चुन लिया है लाल तारा का रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी को, तो ए विकल्प इस बिल्कुल सही जवाब। रामवृक्ष बेनीपुरी बिल्कुल सही जवाब है, लाल तारा के रचनाकार हैं। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? जंगल के जीव कृति का रचनाकार आपने श्री राम शर्मा को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? तो गेहूं और गुलाब जो है इसमें से अगर आपने इसमें से कोई नहीं चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें से वह किसी विधा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का इसमें नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने मंटो मेरा दुश्मन विकल्प डी चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सही युग्म की पहचान करना है आपको, तो इसमें से सही युग्म वाला प्रश्न जो है मोहन राकेश द्वारा आखिरी चट्टान तक रचना है, डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र क्या है? तो रेखा चित्र है पूछा जा रहा है, तो इसमें रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों ही रचनाएं बनारसी दास चतुर्वेदी की हैं, तो सी विकल्प के साथ अगर आप उपयुक्त दोनों चुन रहे हैं तो राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न है कि अमिट रेखाएं रेखा चित्र की रेखा चित्रकार कौन है? तो अमिट रेखाएं रेखा की रेखा चित्रकार अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है सत्यवती मलिक को, तो बिल्कुल राइट आंसर है बी विकल्प इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि लाल तारा किस विधा की रचना है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया रेखा चित्र चुना है तो ये विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू कृति का रचनाकार आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कृष्णा सोपती द्वारा लिखित संस्मरण कृति इसमें से कौन सी है? और प्रश्न संख्या 44 का जवाब हम हसमत लिखा अपने विकल्प ए को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, इसमें कौन सा? तो इसमें विकल्प अगर आपने सेलेक्ट कर लिया बी को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण इसमें विकल्प बी हो जाएगा, नहीं है। अगला प्रश्न है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह संस्मरण लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सन 42 के संस्मरण इसमें किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो जवाब हो जाएगा श्री राम शर्मा, बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने श्री राम शर्मा को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप।
अगला प्रश्न है कि महादेवी ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने गाय सेलेक्ट किया तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने यात्रा वृतांत संबंधी कौन सी रचना इसमें लिखी है, तो इसमें विकल्प डी आपका सरयू पार की यात्रा राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न बड़ा चर्चित प्रश्न है कि घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है, और जवाब में आपने यशपाल को ही चुना होगा, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली रचना विधा क्या है, इसका आपको बताना है, और आपने यात्रा साहित्यज्ञ का बताया, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प सी यात्रा साहित्य, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हमारी यात्रा यात्रा साहित्य की यात्रा वृत्तकार कौन है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने लोचन प्रसाद पांडे को चुना है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। हमारी यात्रा यात्रा साहित्य के रचनाकार लोचन प्रसाद पांडे हैं। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा साहित्य है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने पैरों में पंख बांधकर विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चंडी प्रसाद सिंह को चुना है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चीणों पर चांदनी के लेखक कौन है, चीणों पर चांदनी निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक यात्रा वृतांत के रचनाकार कौन है, तो भैया इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा विकल्प 3 छोड़ करके विकल्प ए को डॉक्टर नगेन, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है, तो हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया या व्यंग साहित्य की रचना है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब इसमें देखिए आवारा मसीहा, कलम का सिपाही और शिखर से सागर तक यह जीवनी विधा की रचना है, जबकि अन्या से अनन्या तक यह जो है जीवनी विधा की रचना नहीं है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, तो इसमें जो है विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी तीनों ही प्रेमचंद की जीवनी है, जबकि मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा विधा की रचना है, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने रामविलास शर्मा चुना होगा, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा का रचनाकार आपने अगर राजेंद्र यादव को चुना है, तो ये विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर अगर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखी गई अपनी खबर को चुना, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है, तो लगता नहीं है दिल मेरा यह आत्मकथा लिखने वाली रचनाकार कृष्णा अग्निहोत्री हैं, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रभा खेतान की आत्मकथा इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है, और मुझे उम्मीद है कि यह आत्मकथा आपने अन्या से अनन्या तक विकल्प सी को चुना होगा, प्रभा खेतान की रचना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी ओम प्रकाश वाल्मीकि को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए मोहनदास नैमिषराय को चुना है, तो राइट आंसर के साथ हैं आप।
अगला प्रश्न है कि एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? तो एक कहानी यह आत्मकथा लिखी गई है मन्नू भंडारी द्वारा। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने आत्मकथा चुना होगा, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुधिया उस चंदन वन की रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विष्णुकांत शास्त्री को चुना होगा, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र बड़ा ही चर्चित जो है रचना है और महादेवी वर्मा इसका उत्तर आपने दे करके विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर अपने खाते में जोड़ लिया। अगला प्रश्न, आखिरी चट्टान तक कृति के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने मुझे उम्मीद है कि इन विकल्पों को छोड़ करके मोहन राकेश को चुना, तो ये विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सत्यदेव परिव्राजक चुन करके सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा लेखक संस्मरण और लेखक का जोड़ा गलत है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र की रचना, सन 42 के संस्मरण श्री राम की शर्मा की रचना है और सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जबकि स्मृति की रेखाएं राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विष्णु प्रभाकर विकल्प डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर राम नरेश त्रिपाठी आपने चुना है, सी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने कन्हैयालाल मिश्र को चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना पद के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? और इस प्रश्न का जवाब आपने संस्मरण चुना है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? और जवाब में अगर आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न साथियों की राहुल सांकृत्यायन कृत गोमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है यात्रा साहित्य, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो हिंदी की पहली आत्मकथा मुझे उम्मीद है कि आपने इसमें से चुना होगा अर्धकथानक को, तो राइट आंसर है बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई। और अगला प्रश्न है कि जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं? तो वह आत्मकथा होती है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी में रिपोर्टाज का जनक माना जाता है शिवदान सिंह चौहान को। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कुछ संस्मरण और उसके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इसमें से गलत विकल्प की पहचान आपको करनी है। तो इसमें आपने ज्यादा अपनी कम परायस की रचना है मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी और 60 वर्ष एक रेखांकन सुमिंद्रानंदन पंत का, जबकि चेतना के बिंब महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि चीणों पर चांदनी यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? और जवाब में आपने निर्मल वर्मा विकल्प बी चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? और जवाब में आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।